नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं महान लेखक एंटोन चेखव की लिखी हास्य कहानियाँ। सुखांत। बतौर हेड कंडक्टर काम करने वाले निकोलाई निकोलायेविच स्टिचकिन ने छुट्टी के एक दिन लुबोव ग्रिगोरियेवना नाम की खास महिला को एक ज़रूरी बात के लिए अपने घर बुलाया। लुबोव ग्रिगोरियेवना 40 के आसपास की उम्र वाली प्रभावशाली और दिलेर औरत थी, जो लोगों की शादियां जोड़ने के सिवाय ऐसे सारे ज़रूरी बंदोबस्त कराती थीं जिनकी की चर्चा सभ्य समाज में महज फुसफुसाहटों में होती है। हमेशा विचारों में खोया हुआ, गंभीर तथा हास परिहास से कोसों दूर रहने वाला स्टिचकिन कुछ शर्माया हुआ सा अपनी सिगार जलाते हुए कहने लगा, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। सिमोन इवानोविच ने मुझे बताया कि आप कुछ ऐसे विशेष और अहम मसलों पर मेरी मदद कर सकती हैं जिनका सीधा वास्ता मेरी जिंदगी की निजी सुख सुविधाओं से है। लुबोव ग्रिगोरियेवना, जैसा कि आप देख सकती हैं कि मैं पहले ही से 52 की उम्र पार कर चुका हूँ। एक ऐसी उम्र जिसमें बहुतों की औलादें भी वयस्क हो चुकी होंगी। मैं एक अच्छे ओहदे पर काम करता हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रेमिका, पत्नी या बच्चों की परवरिश कर सकता हूँ। मैं ज़रूरी तौर पर यह बताना चाहूँगा कि तनख्वाह के अतिरिक्त मेरे कुछ पैसे बैंक के पास भी हैं, जिन्हें कि मैंने अपनी सीधी सादी और ईमानदार जिंदगी जीते हुए बचा रखा था। मैं एक गंभीर और संयमी इंसान हूँ तथा एक सम्मानजनक और कायदे कानून वाली जिंदगी जीता हूँ, जो कि औरों के लिए एक मिसाल भी हो सकती है। आज जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो है एक परिवार का अपनापा और अपनी बीवी। मेरी हालत दर दर घूमकर लोगों के असबाब पहुंचा रहे एक फेरी वाले या फिर ऐसे ही किसी और इंसान की है जो बिना किसी सुख के जीवन काटता हुआ किसी भी ऐसे शख्स से दूर रहता है जिससे कि वह अपना दुख बांट सके, बीमार होने पर एक गिलास पानी मांग सके। और लुबोव ग्रिगोरियेवना, मेरी इस तरह की अर्जी की एक और वजह यह है कि शादीशुदा इंसान एक गैर शादीशुदा के मुकाबले समाज में ज़्यादा कद्र का हकदार होता है। मैं पढ़े लिखे तबके से वाबस्ता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखें तो इन सब के बावजूद मैं हूँ क्या? एक ब्रह्मचारी जिसने कोई कसम वसम ले रखी हो। यूं इन सभी को नज़र में रखते हुए मैं किसी योग्य महिला के साथ विवाह बंधन में बंधने की अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर कर देना चाहूँगा। ये एक अच्छी बात भी होगी। बिचौलिए का रूप लिए लुबोव ने उसास भरी। मैं अब सेवानिवृत्ति ले लेने वाला हूँ और इस शहर में किसी से मेरी जान पहचान भी नहीं है। ऐसे में हर किसी को समान रूप से अजनबी पाते हुए मैं जा भी कहाँ सकता हूँ और कुछ कह पूछ भी किससे सकता हूँ। इसीलिए सिमोन इवानोविच ने मुझे किसी ऐसे के पास जाने की सलाह दी जो इस काम में माहिर हो तथा लोगों के जीवन में खुशियाँ भरना ही उसका पेशा हो। तो इस तरह से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे आने वाले कल को संवारने में कृपया मेरी मदद करें। आपके पास शहर की सभी योग्य लड़कियों की तफसील है और आप आसानी से मेरी बात बना सकती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। पानी पीजिए कृपा करके, पानी। अपनी सहज भंगिमा के साथ लुबोव ने गिलास को अपने होठों से सटाया और बिना पलक झपकाए उसे खाली कर दिया। ज़रूर हो सकता है, उसने जवाब दिया। और दुल्हन के रूप में आप किस तरह की लड़की पसंद करेंगे मिस्टर निकोलाई निकोलायेविच? मैं? जो भी मेरी किस्मत को मंजूर हो। बिल्कुल सही फरमाया। वाकई यह किस्मत का ही सौदा होता है, लेकिन फिर भी हर आदमी के पास पसंद नापसंद की एक अपनी समझ होती है। किसी को काले बालों वाली औरत भाती है तो किसी को भूरे। एक गहरी सांस लेते हुए स्टिचकिन ने कहा, लुबोव ग्रिगोरियेवना, मैं एक गंभीर मिजाज वाला दृढ़ चरित्र आदमी हूँ। मेरे लिए खूबसूरती
तथा रूप रंग जैसी बाह्य चीज़ें कभी भी प्राथमिकता नहीं रखती, क्योंकि जैसा कि आपको पता भी है कि चेहरा आखिरकार अदद चेहरा भर होता है और एक खूबसूरत बीवी होने का मतलब साथ में बहुत सारी उलझनें और परेशानियां भी पाले रहना होता है। मेरे हिसाब से एक औरत का सौंदर्य वो नहीं है जो हमें बाहर से दिखता है, बल्कि वो कहीं उसके अंदर छुपी चीज़ होता है। मेरा मतलब है कि उसे दिल का ठीक होना चाहिए तथा ऐसे ही कुछ और गुण होने चाहिए उसके पास। एक और गिलास लीजिए प्लीज़, एक और गिलास। ठीक तो ये भी होगा अगर एक तंदुरुस्त पत्नी मिले, लेकिन आपसी सहभाव के सामने ये भी कोई उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं होगी। सबसे अहम है समझ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके भी कुछ खास मायने नहीं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समझ वाली निकली तो दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाएगी, अपने बारे में ही सोचती रहेगी और उसके जहन में उल जुलूल ख्याल आते ही रहेंगे। ये कोई कहने की बात तो नहीं है, लेकिन आजकल के इस दौर में अच्छी शिक्षा के बिना भी बात नहीं बनेगी। लेकिन इस मामले में भी केवल पढ़ाई पढ़ाई जैसी बात का डर है। ये तो अति उत्तम होगा कि आपकी पत्नी एक साथ फ्रेंच, जर्मन तथा ऐसी और भी भाषाओं में बड़बड़ कर सकने वाली हो। लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा अगर उसे बटन टाँकने का शऊर ना आए। मैं एक पढ़े लिखे तबके से वाबस्ता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि प्रिंस केनितलिन तक से मेरी वैसी ही बातचीत रही है जैसी अभी आपसे है, लेकिन मैं अपने तरीके का साधारण इंसान हूँ। मुझे एक सीधी सादी लड़की चाहिए। ज़रूरी सिर्फ ये है कि वो मुझे एक तरजीह दे और अपनी खुशियों के लिए मेरी कृतज्ञ हो। जाहिर सी बात है। ठीक है फिर, तो अब सबसे ज़रूरी मसले पर आते हैं। मुझे दुल्हन के रूप में कोई अमीर लड़की नहीं चाहिए। मैं ऐसी किसी भी चीज़ के सामने नहीं झुक सकूंगा जो मुझे एहसास करा दे कि मैं पैसे की वजह से शादी कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी की कमाई रोटी नहीं खाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा जुटाया खाए और इसे समझे भी। लेकिन हाँ, मुझे किसी गरीब लड़की से भी ऐतराज़ है। हालांकि मैं एक उसूलों वाला आदमी हूँ और मैं पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए एक गरीब लड़की भी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कीमतें किस तरह आसमान छूने लगी हैं और फिर आगे बच्चे भी होंगे। मैं दहेज वाली लड़की भी खोज सकती हूँ, लुबोव ग्रिगोरिएवना ने कहा। प्लीज़ थोड़ा और पानी लीजिए। दोनों के बीच लगभग 5 मिनट तक चुप्पी छाई रही। फिर बिचौलिए की भूमिका वाली लुबोव ने एक जम्हाई ली और जनाब कंडक्टर पर तिरछी निगाह डालते हुए बोली, और गलती से कुंवारियाँ कैसी रहेंगी? मेरे पास कुछ ऐसे सौदे भी हैं, एक फ्रेंच और दूसरी ग्रीक नस्ल की, दोनों ही ठीक ठाक। स्टिचकिन ने इस पर विचार किया, बोला, जी नहीं शुक्रिया। अब ये देखने के लिए कि एक असामी के साथ आपकी डील किस तरह से पूरी होती है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप अपनी इस कृपा के लिए क्या लेंगी? मैं ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करती। मुझे बस एक 25 रूबल का नोट और काम हो जाने पर एक ड्रेस दे दीजिएगा। मैं शुक्रगुजार होऊंगी आपकी। और अगर दहेज वाली बात हुई तो मामला थोड़ा अलग होगा और आप मुझे अलग से कुछ देंगे। स्टिचकिन ने दोनों हाथ मोड़े और उन्हें सीने से सटाते हुए शर्त पर गौर करने लगा। फिर एक सांस भरते हुए बोला, इतनी फीस तो बहुत ज़्यादा होगी। अरे, यह किसी भी लिहाज से ज़्यादा नहीं है। पहले के ज़माने में जब इस तरह से बहुत सारी शादियां होती थीं, तब हम कम रकम लेते थे, लेकिन अब का जैसा चलन है उसमें हमें मेहनताने के नाम पर मिलता ही क्या है। अगर मुझे महीने भर में बिना उधारी के वायदे के 25 रूबल के 2 नोट मिल जाएं तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी। और आपको तो पता ही है, आम शादियों में तो हमें कुछ मिलता भी नहीं है। स्टिचकिन ने औरत की तरफ देखा और कंधे उचका दिए। आपका मतलब है कि एक महीने में 25 रूबल की 2 नोटें पा लेना छोटी कमाई है? बहुत ही छोटी।
पहले के ज़माने में तो हम कभी कभार 100 रूबल से भी ऊपर बना लेते थे। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि आपकी तरह के कारोबार में रहकर एक औरत इतना अच्छा कमा सकती है। 50 रूबल! हर किसी की कमाई इतनी नहीं होती। थोड़ा सा पानी लीजिए और थोड़ा। लुबोव ने गिलास को पलक झपकने से पहले खाली कर दिया। स्टिचकिन उसे सिर से पांव तक देखता रहा, फिर बोला, 50 रूबल, 1 साल के मतलब 600 रूबल। गिलास भर लीजिए। क्यों, आपकी तरह की आय से तो लुबोव ग्रिगोरिएवना, आप तो आसानी से अपने लिए किसी को चुन सकती थी। मेरे लिए? लुबोव ग्रिगोरिएवना हंसने लगी। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। बिल्कुल नहीं, आप अभी भी काफ़ी खूबसूरत हैं, चेहरा भी भरा पूरा है और दूसरी सारी खूबियाँ भी हैं आप में। लुबोव आत्मगौरव से फूलती हुई शर्माने लगी। स्टिचकिन भी शर्म सा महसूस करते हुए उसकी बगल में बैठ गया। सच में, मैं बताऊं, तुम बहुत ही आकर्षक हो। अगर तुम किसी ऐसे शख्स से शादी रचाओ जो धीर गंभीर होने के साथ सोच समझकर खर्च करने वाला हो, तो उसकी तनख्वाह और तुम्हारी आय के मिले जुले सहयोग से तुम एक बहुत ही सुखी जिंदगी जी सकोगी। ओह निकोलाई निकोलाएविच, तुम कैसे तो बहे जा रहे हो। क्यों, मैं तो बस कह ही रहा था। एक खामोशी पसर गई। स्टिचकिन ने तेज आवाज के साथ अपनी नाक साफ की और लुबोव अपने लाल होते चेहरे के साथ उसे नखरीले तरह से देखने लगी। उसने पूछा, महीने का तुम्हें कितना मिलता है निकोलाई निकोलाएविच? किसे, मुझे? 75 रूबल, बोनस को ना जोड़ूं तो। इतने से इतर, थोड़ा बहुत हम चर्बी की मोमबत्ती और खरगोशों के जरिए भी कमा लेते हैं। तुम्हारा मतलब शिकार करके? अरे नहीं, खरगोश हम बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को कहते हैं। एक और वक्फा खामोशी के साथ बीत गया। स्टिचकिन ने अपना पैर ऊपर उठा लिया और जैसा कि जाहिर था घबराहट में फर्श पर चलाने लगा। मैं पत्नी के रूप में कोई नौजवान लड़की नहीं चाहता, उसने कहा। मैं अधेड़ उम्र का आदमी हूँ और मुझे किसी ऐसे की तलाश है जो काफ़ी हद तक तुम्हारी तरह की हो, गंभीर और आत्मसम्मान वाली और शरीर से भरी पूरी, तुम्हारे जैसी। रहम करो, तुम कैसे बोले जा रहे हो? लुबोव ग्रिगोरिएवना खिलखिलाने लगी, अपनी बैंजनी हुआए चेहरे को रुमाल से ढकती हुई। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम एक ऐसी औरत हो जो मेरे दिल को भा सके। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो मेरे लिए सटीक हों। मैं एक ईमानदार और संयमी आदमी हूँ और यदि तुम्हें भी पसंद हूँ तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे तुम्हें अपना हाथ सौंपने की अनुमति दो। लुबोव ग्रिगोरिएवना ने खुशी का एक आंसू ढुलकाया, हल्के से हंसी और प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हुए स्टिचकिन के साथ चश्मे के कांच को छू लिया। तो अब, होने वाले प्रसन्न पति ने कहा, मुझे बताने दो कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह के जीवन की अपेक्षा करता हूँ। मैं एक दृढ़ इंसान हूँ, संयमी और ईमानदार। मेरे पास चीज़ों की एक परिपक्व समझ है। मैं अपनी होने वाली पत्नी से भी वैसी ही दृढ़ता की उम्मीद करता हूँ और इसकी भी कि वो समझे कि मैं उसे संरक्षण प्रदान करने वाला तथा उसके लिए दुनिया का पहला शख्स हूँ। स्टिचकिन एक गहरी सांस लेते हुए बैठ गया और अपनी शादीशुदा जिंदगी तथा एक पत्नी के दायित्वों के बारे में बोलता गया। एक कलाकृति। साशा स्मिर्नोव अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसने वित्तीय खबरों से भरे 223 नंबर के अखबार में लिपटी कोई चीज़ अपने बगल में दबा रखी थी। जब वह डॉक्टर कोशेलकोव के चिकित्सालय में पहुंचा तब वह बेहद भावुक लग रहा था। आओ प्यारे, डॉक्टर उसे देखते ही बोला। बताओ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या अच्छी खबर लाए हो? साशा ने पलकें झपकाईं, अपने हाथ को अपने सीने पर रखा और उत्तेजित स्वर में बोला, श्री इवान निकोलाइविच, माँ ने आपको नमस्कार और धन्यवाद कहा है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है। एक खतरनाक बीमारी के चंगुल से
आप मुझे सकुशल बचा लाए हैं और हम नहीं जानते कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। क्या बेकार की बात है लड़के, डॉक्टर बेहद खुश होते हुए बोला। मैंने तो केवल वही किया जो मेरी जगह कोई भी और डॉक्टर करता। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। हम गरीब लोग हैं और आपके इलाज की कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। मैं शर्मसार हूँ डॉक्टर साहब। हालांकि माँ और मैं, अपनी माँ का इकलौता बेटा, हम आपसे अर्ज करते हैं कि आभार स्वरूप आप ये कलाकृति ग्रहण करें। यह बेहद कीमती है, एक प्राचीन कांस्य कलाकृति, एक दुर्लभ चीज़। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? नहीं, कृपया इसे अस्वीकार नहीं करें। साशा अखबार में लिपटी उस कलाकृति को बाहर निकालते हुए बोलता रहा। यदि आप इसे लेने से मना करेंगे तो मेरी माँ और मुझे आहत कर देंगे। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, एक प्राचीन कांस्य कलाकृति। मेरे स्वर्गीय पिता इसे हमारे लिए छोड़ गए थे और हमने इसे एक बेशकीमती स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखा हुआ है। मेरे पिता प्राचीन कलाकृतियों को खरीदकर उन्हें कद्रदानों को बेचा करते थे। अब माँ और मैं ये छोटा सा कारोबार संभालते हैं। साशा ने लिपटा हुआ अखबार हटाकर कलाकृति को गंभीरतापूर्वक मेज पर रख दिया। वह कलात्मक कारीगरी से युक्त पुराने कांस्य का एक मोमबत्तियां रखने वाला स्टैंड था। उस दीपाधार पर हव्वा की वेशभूषा में 2 युवतियों की मूर्तियां बनी थीं। उनकी भाव भंगिमा ऐसी थी जिसे बयान करने का न तो मुझ में साहस है, न ही मेरा वैसा स्वभाव है। दोनों युवतियां बड़ी अदा और नखरे से मुस्कुरा रही थीं और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि यदि उन्हें मोमबत्तियां रखने वाली उस कलाकृति का आधार बनने का काम से मुक्त कर दिया जाता तो वे वहां से उतरकर ऐसे लांपट्य में मग्न हो जाती जिसकी कल्पना करना भी पाठक के लिए अशोभनीय होगा। तोहफे को देखते हुए डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर खुजलाया और अपना गला साफ किया। हाँ, ये वाकई बढ़िया चीज़ है, वह बुदबुदाया। लेकिन मैं इसे कैसे बयान करूं? ये पारिवारिक माहौल के लिए नहीं बना है। इन मूर्तियों से कामुक नग्नता झलक रही है, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा। क्या मतलब? मिथकीय प्रलोभक सर्प स्वयं इससे बुरी कोई चीज़ नहीं गढ़ सकता था। यदि मैं माया जाल से भरी ऐसी कोई चीज़ अपनी मेज़ पर रखूंगा तो यह पूरे घर का माहौल खराब कर देगी। कला को देखने का ये आपका बड़ा अजीब नज़रिया है डॉक्टर साहब, साशा नाराज होता हुआ बोला। ये तो एक कलाकृति मात्र है, आप इसे ध्यान से देखिए। इस चीज में इतना सौंदर्य और लालित्य है कि ये आपकी आत्मा को श्रद्धा से भर देती है और इसे देखकर आपको अपना गला रुंधता सा महसूस होता है। जब कोई इतनी सुंदर कलाकृति देखता है तो वह सभी सांसारिक चीजों को भूल जाता है। देखिए तो सही, इसमें कितनी गति है, इसका अपना ही वातावरण है, इसकी अपनी ही मुद्रा है। प्यारे लड़के, ये सब मैं अच्छी तरह समझता हूँ, डॉक्टर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ। मेरे बच्चे यहाँ आते रहते हैं, महिलाएं यहाँ आती रहती हैं। जाहिर है यदि आप इस कलाकृति को भीड़ के नज़रिए से देखेंगे, साशा ने कहा, तो ये आपको किसी विशेष रंग में रंगी नजर आएगी। किंतु डॉक्टर साहब, आप भीड़ से ऊपर उठिए। इसे लेने से इनकार करके आप खास तौर से मेरी माँ और मुझे आहत करेंगे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। आपने मेरा जीवन बचाया है। हम आपको अपनी सबसे अमूल्य वस्तु भेंट में दे रहे हैं और मुझे केवल इसी बात का खेद है कि मेरे पास आपको देने के लिए इसका जोड़ा नहीं है। धन्यवाद प्यारे, मैं बेहद आभारी हूँ। अपनी माँ को मेरा प्रणाम निवेदित करना। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मेरे बच्चे यहाँ आते रहते हैं, महिलाएं यहाँ आती हैं। खैर, तुम इसे यहीं रख दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुमसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। श्रीमान, बहस करने की कोई वजह ही नहीं, साशा ने राहत महसूस करते हुए कहा। मैं इसे गुलदारों के पास रख रहा हूँ।
काश आपको देने के लिए मेरे पास इसका जोड़ा होता। खैर, चलता हूँ डॉक्टर साहब। साशा के जाने के बाद डॉक्टर अपना सिर खुजलाते और सोचते हुए बहुत देर तक उस कलाकृति को देखता रहा। ये वाकई एक शानदार चीज़ है, उसने सोचा, और इसे फेंक देना अफसोसनाक होगा, लेकिन मेरे लिए इसे अपने पास रखना असंभव है। ये तो एक समस्या है। मैं इस चीज़ को किसे तोहफे या दान में दे सकता हूँ? बहुत देर तक सोचने के बाद उसे अपने वकील दोस्त उहोव का ख्याल आया। वह कानूनी मामलों में डॉक्टर की मदद करता था, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने इस मित्र का एहसानमंद था। बढ़िया, डॉक्टर ने फैसला किया। मेरा मित्र होने के नाते उसे मुझसे पैसे लेने में उलझन होगी, लेकिन मेरे लिए उसे ये कलाकृति तोहफे में देना उपयुक्त रहेगा। इस शैतानी चीज़ को मैं उसे ही दे देता हूँ। खुशकिस्मती से अभी वह कुंवारा है और आराम पसंद भी। बिना और टाल मटोल किए डॉक्टर ने अपनी टोपी और अपना कोट पहना और वह कलाकृति लेकर उहोव के घर की ओर चल पड़ा। उसे घर पर पाकर डॉक्टर ने पूछा, तुम कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम मुझसे पैसे तो लोगे नहीं, इसलिए तुम ये तोहफा कबूल करो। देखो प्रिया, यह एक शानदार कलाकृति है। उस कांस्य कलाकृति को देखकर डॉक्टर का वकील मित्र बेहद खुश हुआ। वाह, क्या शानदार नमूना है, उसने चहककर कहा। ये तो कल्पना की पराकाष्ठा है, बेहद सम्मोहक। दोस्त, इतनी सुंदर चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई? अपना उल्लास व्यक्त करने के बाद वकील ने सहमते हुए दरवाजे की ओर देखा और कहा, लेकिन दोस्त, तुम्हें अपना ये तोहफा वापस ले जाना होगा। मैं इसे नहीं ले सकता। क्यों भाई? डॉक्टर ने क्षुब्ध होकर पूछा। ऐसा इसलिए दोस्त, क्योंकि कभी कभी मेरी माँ मुझसे मिलने यहाँ आती है। मेरे मुवक्किल यहाँ आते रहते हैं। अगर मेरे नौकरों ने भी इस चीज़ को यहाँ देख लिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। बकवास, बिल्कुल बकवास। खबरदार तुमने इनकार किया तो, डॉक्टर उत्तेजित होते हुए बोला। तुम पाखंडी हो। ये तो केवल एक खूबसूरत कलाकृति है। इसकी गति, इसकी मुद्रा तो देखो। मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। तुम मुझे नाराज कर दोगे। यदि इस कलाकृति को प्लास्टर या अंजीर के पत्तों से थोड़ा ढक दिया जाता तो? लेकिन ये सुनकर डॉक्टर पहले से ज्यादा उत्तेजित हो गया। उस कलाकृति को वहीं छोड़कर वह गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया। हालांकि घर लौटकर वह खुश हुआ कि उसे उस तोहफे से छुटकारा मिल गया था। जब डॉक्टर उस कलाकृति को वहीं छोड़कर वहां से चला गया तो वकील ने उसे उंगलियों से छूकर देखा और फिर अपने डॉक्टर मित्र की तरह ये सोचने लगा कि आखिर वह इस तोहफे का क्या करे। ये वाकई एक बढ़िया कलाकृति है, उसने सोचा, और इसे फेंक देना अफसोसनाक होगा, लेकिन इसे अपने पास रख पाना मेरे लिए अनुचित होगा। सबसे बेहतर यही होगा कि मैं इसे किसी को तोहफे में दे दूं। अब मैं समझ गया। मैं आज ही शाम इसे हास्य अभिनेता शेष्किन को उपहार में दे देता हूँ। उस बदमाश को ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। वैसे भी आज रात उसके सहायतार्थ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो कहा गया वही किया गया। शाम में उस दीपाधार को तोहफे की चमकीली पन्नी में सावधानी से लपेटकर शेष्किन के कार्यक्रम में ले जाया गया। पूरी शाम उस हास्य अभिनेता के सज्जा कक्ष में उस तोहफे की प्रशंसा करने वालों का तांता लगा रहा। सज्जा कक्ष उत्साह और खिलखिलाहट की गूंज से भरा रहा, गोया वहां घोड़े हिनहिना रहे हों। यदि कोई अभिनेत्री दरवाजे पर आकर पूछती, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो उसी समय हास्य कलाकार की भारी आवाज गूंज उठती, नहीं नहीं प्रिय, मैंने अभी वस्त्र नहीं पहन रखे। अपने अभिनय प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के बाद हास्य कलाकार ने अपने कंधे उचकाए, अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, अब इस अरुचिकर चीज का मैं क्या करूं? मैं अपने निजी मकान में रहता हूं। यहाँ अभिनेत्रियां मुझसे मिलने आती रहती हैं। ये कोई फोटो तो है नहीं कि इसे उठाकर मैं किसी दराज में डाल दूं। श्रीमान, बेहतर होगा कि आप इसे बेच दें।
उस हास्य अभिनेता की केश सज्जा करने वाले व्यक्ति ने उसे सलाह दी। पास में ही एक वृद्धा रहती है जो प्राचीन कांस्य कलाकृतियां खरीदती है। आप वहां जाकर श्रीमती स्मिर्नोव के बारे में पूछ सकते हैं, वहां सभी उसे जानते हैं। हास्य अभिनेता ने ये सलाह मान ली। 2 दिन बाद डॉक्टर अपने चिकित्सालय में बैठा था और अपने माथे पर अपनी एक उंगली टिकाकर वह पित्त के अम्ल के बारे में विचार कर रहा था। अचानक चिकित्सालय का दरवाज़ा खुला और साशा स्मिर्नोव तेजी से कमरे में घुसा। वह मुस्कुरा रहा था और उसके पूरे मुखमंडल पर प्रसन्नता की कांति छाई हुई थी। उसने अपने हाथों में अखबार में लिपटी कोई चीज़ पकड़ रखी थी। डॉक्टर साहब, उसकी सांस चढ़ी हुई थी, आपको मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं होगा। खुशकिस्मती से हम आपके लिए उस दीपाधार का जोड़ा पाने में सफल हो गए हैं। मेरी माँ बहुत खुश है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है। और साशा ने कृतज्ञता से कांपते हुए उस दीपाधार को डॉक्टर के सामने रख दिया। डॉक्टर का मुंह खुला रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह कुछ भी नहीं बोल पाया।